दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक सीरियल किलर किसी एक केमिकल के मदद से सिर्फ लड़कियों को मार रहा है और इस केमिकल की खासियत यह है कि वो जिसे भी मारता है उसका शरीर अगले कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से काला पड़ जाता है। आखिर वो किलर इन लड़कियों को क्यों मार रहा है और पुलिस उसे पकड़ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बर्थडे पार्टी से घर वापस आ रही होती है। तभी अचानक से कहीं से एक बंदा आता है और उसके गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ सफाई कर्मचारियों को एक कूड़ेदान में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, पर ये डेड बॉडी पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है और हम उस लड़की के ड्रेस को देख के ये समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसे हमने कल रात देखा था। दरअसल जहाँ से उन्हें डेड बॉडी मिली है वहाँ आसपास कोई भी सीसीटीवी ना होने के कारण पुलिस को उस मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। पर पुलिस ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि इस लड़की का नाम रम्या है। फिर पुलिस वाले एक चीज नोटिस करते हैं कि कल रम्या को मारने के बाद किलर ने उसकी फोटो क्लिक करके उसे उसी के आईडी से फेसबुक पे पोस्ट भी किया है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि कल रम्या का बर्थडे था। फिर ध्रुव सर रम्या की बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो रम्या की बॉयफ्रेंड उन्हें बताता है कि कल उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 बजे मैं खुद उसे ड्रॉप करने गया था। मैं तो उसे पूरा उसके घर तक छोड़ने वाला था, पर रम्या के कहने पर ही मैं उसे उसके गली में छोड़ के वापस आ गया। फिर ध्रुव सर ये नोटिस करते हैं कि कल रात रम्या के गले में एक लॉकेट था, पर रम्या की लाश के पास से उन्हें ये लॉकेट नहीं मिला है। तो रम्या का बॉयफ्रेंड उन्हें ये बताता है कि ये लॉकेट उसी ने कल रात रम्या को दिया था। फिर ध्रुव सर यहाँ से चले जाते हैं और जिस गली में रम्या को आखिरी बार जिंदा देखा गया था वो उस गली के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। वो देखते हैं रम्या के वहां से गुजरने से कुछ ही समय पहले ही एक कार वहां से गया था। और फिर जब वो उस कार का नंबर प्लेट चेक करते हैं तो वो नंबर प्लेट नकली निकलता है। तो ध्रुव सर ये समझ जाते हैं कि किलर जरूर इसी कार में आया होगा। फिर उस सीसीटीवी फुटेज को थोड़ा और प्ले करने के बाद वो देखते हैं कि एक लड़का कहीं से भागते हुए आता है और वो वहां पे कुछ सेकंड के लिए खड़ा होता है क्योंकि वो बुरी तरीके से थक चुका होता है। पर तभी कहीं से एक उल्लू आके उस लड़के के ऊपर हमला करता है और वो लड़का ये देख के डर जाता है और फिर वो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल रात होने के कारण सीसीटीवी फुटेज में उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। तो इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ध्रुव सर को इस बंदे के ऊपर शक होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं ध्रुव सर खुद उस लोकेशन में जाते हैं जहां पे उन्होंने उस लड़के और रम्या को देखा था, पर वहां से उन्हें ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिलता है जिससे कि वो इस केस में आगे बढ़ सकें। फिर वो यहाँ से बस जा ही रहे होते हैं तभी उनकी नजर एक ब्लैक एम्बेसडर कार के ऊपर पड़ता है। दरअसल कई दिनों से एक जगह पे खड़े होने के कारण उसके ऊपर बहुत धूल जम गए थे और उसी धूल में किसी ने उस गाड़ी के ऊपर एक लॉकेट का स्केच बनाया है और इस स्केच में जो लॉकेट बना हुआ है वो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है जो उस रात रिया के गले में था। तो ध्रुव सर उस गाड़ी के पास जाते हैं और तभी उस गाड़ी के मालिक भी वहां पे आ जाते हैं। तो ध्रुव सर उनसे उस स्केच के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पिछले कई दिनों से ये गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, शायद कोई यहाँ से गुजरते हुए ये लॉकेट बना दिया होगा, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर ध्रुव सर रम्या की बॉयफ्रेंड को कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं ये लॉकेट तुमने कहाँ से खरीदा था। तो वो बताता है ये लॉकेट उसे उसके एक दोस्त ने दिया था और उसके कहने के मुताबिक उसने ये लॉकेट अमेरिका से मंगवाया था। तो इतना जानने के बाद ध्रुव सर कॉल को कट कर देते हैं
और वो समझ जाते हैं कि ये कोई कॉमन लॉकेट नहीं है जो कि हर जगह मिल जाए। इसका मतलब ये पेंटिंग जरूर हमारे केस के साथ जुड़ा हो सकता है। इसीलिए वो तुरंत फोरेंसिक टीम को यहाँ पे बुला लेते हैं और वो लोग यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान उन्हें वहाँ पे इस पेंटिंग के पास एक फिंगरप्रिंट मिलता है और वो उस फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करके जब अपने डाटाबेस में चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक मैच मिल जाता है। दरअसल ये फिंगरप्रिंट अरीबू नाम के एक लड़के का है। दरअसल ड्रग्स स्मगलिंग केस में उसे एक बार अरेस्ट किया गया था। फिर ध्रुव सर अरीबू को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं और जब अरीबू अपना स्विमिंग प्रैक्टिस करके घर वापस जा रहा होता है तभी उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उसे सीधा क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिस में ले आते हैं और अरीबू के पास जो कुछ भी था वो सब उससे ले लेते हैं और फिर उसे अकेले एक कमरे में बंद करके ये लोग बाहर से उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और अरीबू धीरे धीरे बेकाबू होने लगता है। वो बार बार चिल्ला के कहता है कि प्लीज उसे उसकी मेडिसिन लेने दीजिए। दरअसल वो हर कुछ ही घंटे के अंतराल में एक मेडिसिन खाया करता है। अरीबू को ऐसे चिल्लाते हुए देख के ध्रुव सर उस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट में चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये मेडिसिन मेमोरी रिलेटेड है। फिर ऐसे ही और कुछ घंटों के बाद ध्रुव सर अरीबी को वो मेडिसिन खाने के लिए देते हैं और मेडिसिन खाने के कुछ देर बाद अरीबू बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। फिर ये लोग उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और अरीबू ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सीसीटीवी फुटेज में वो खुद है। दरअसल वो रोज उसी टाइम वहाँ पे रनिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है। अगर आपको मेरे बात पे यकीन ना हो तो आप पिछले कई दिनों का भी सीसीटीवी फुटेज निकाल के चेक कीजिए और हर रात आप मुझे वहाँ से दौड़ते हुए पाओगे। फिर एक कांस्टेबल उसे पूछता है तो फिर तुम यहाँ से डर के क्यों भाग रहे हो? तो अरीबू बताता है कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो वो उल्लू मेरा आंख खा जाता। फिर ध्रुव सर उसे पूछते हैं तुम इतना भी मासूम नहीं हो क्योंकि ड्रग्स के केस में तुम्हारा नाम हमारे रिकॉर्ड में है। तो अरीबू कहता है मैंने आज तक ड्रग्स नहीं लिया है और ना ही ड्रग्स किसी को बेचा है। फिर हमें ये पता चलता है अरीबू ये दवाई इसलिए खाता है ताकि वो कुछ चीजों को भूल सके, क्योंकि अरीबू का एक खासियत है वो जो कुछ भी एक बार देख लेता है वो उसे कभी नहीं भूलता है और इसीलिए वो कुछ चीजों को भूलने के लिए ये दवाई लेता है। फिर वो पुलिस को बताता है कि आखिर उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया कैसे। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। अरीबू जब कॉलेज में पढ़ रहा था तब रम्या नाम की एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था। दोस्तों शुरू में हमको जिसकी डेड बॉडी मिली है ये वो लड़की नहीं है, वो अलग रम्या है और ये अलग, बस इन दोनों का नाम ही सेम है। पर कॉलेज के बाद रम्या जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे उसके बॉस उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो कहते हैं हमारे पास एक ऑफर आया है, हमारे इस वाले ऑफिस से हम किसी एक को यूरोप के हेड ऑफिस में भेजने वाले हैं और इसके साथ एक शर्त भी है कि जो भी यूरोप के हेड ऑफिस जाएगा वो पहले से शादीशुदा होना चाहिए और क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही प्रपोज कर रहा हूँ कि अगर तुम हाँ बोल दोगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए यूरोप में शिफ्ट हो जाएंगे। पर रम्या उन्हें मना कर देती है और अरीबू से मिलके उससे इस सब के बारे में बता दिए। दरअसल रम्या ये चाहती है कि अरीबू उससे शादी कर ले और उसके साथ यूरोप में सेटल हो जाए, पर अरीबू अपनी बहन को यहाँ पे अकेले छोड़ के यूरोप जाना नहीं चाहता है और इसी बात को लेके इन दोनों में बहस हो जाता है और उस दिन के बाद वो अरीबू को हर जगह से ब्लॉक कर देती है और कई दिनों तक अरीबू का रम्या से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। पर एक दिन अरीबू को ये पता चल जाता है कि रम्या किसी एक क्लब में आई हुई है, तो रम्या से मिलने अरीबू सीधा वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो देखता है यहाँ पे रम्या उसके उसी बॉस को रिंग पहना रही होती है। ये देख के अरीबू को गुस्सा आ जाता है। वो रम्या को यहाँ से खींच के ले जाने की कोशिश करता है,
पर रम्या इतने सारे लोगों के सामने अरीबू को पहचानने से मना कर देती है और फिर यहाँ के बाउंसर अरीबू को घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अरीबू को ये सब देख के बहुत झटका लगता है और उसका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तभी इस क्लब में चल रही ड्रग्स रैकेट को बस्ट करने पुलिस की एक स्पेशल टीम यहाँ पे रेड करती है और क्योंकि उस दौरान अरीबू भी वहाँ पे था इसीलिए पुलिस वाले उसका भी फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर ध्रुव सर अरीबू से उस लॉकेट के बारे में पूछते हैं कि तुमने उस लॉकेट को कहाँ देखा था। फिर अरीबू थोड़ा सोचने के बाद कहता है ये तो पक्का है कि मैंने उस लॉकेट को कहीं तो देखा है, पर अभी मुझे उस लॉकेट को लेके कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सर आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे स्विमिंग क्लब में चलिए और वहाँ पे मैं याद करने की कोशिश करूँगा। फिर ध्रुव सर अरीबू को अपने साथ उसके स्विमिंग क्लब में ले जाते हैं और फिर हम देखते हैं अरीबू सीधा पानी के अंदर कूद के एक जगह पे बैठ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिना सांस लिए अरीबू पानी के अंदर 20 से 30 मिनट तक रह सकता है। और यहाँ पे हम अरीबू को एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए देखते हैं। आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर लेना कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है। इस मूवी में बस इतना दिखाया गया है कि अरीबू एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाता है। फिर हम देखते हैं अरीबू एस्ट्रल प्रोजेक्शन के माध्यम से वापस से उसी रात में जाता है जिस रात रम्या का खून हुआ था। तो वो देखता है कि उसने उस लॉकेट के रिफ्लेक्शन को पानी में देखा था और ठीक उसी के बाद वो उल्लू उसके ऊपर हमला कर देता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इतना देखने के बाद अरीबू पानी से बाहर आ जाता है और ध्रुव सर को इस सब के बारे में बता देता है। तो ध्रुव सर सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि एक हाथ आता है और झाड़ियों में लटकती हुई उस लॉकेट को उठा के अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन सुबह ध्रुव सर अरीबू से मिलने उसके घर जाते हैं। दरअसल उस टाइम अरीबू सो रहा होता है तो उसकी बहन अर्चना उसे जगाने की कोशिश करती है, पर अरीबू गहरी नींद में होने के कारण वो नहीं उठता है। और इसी दौरान ध्रुव सर की नजर वहाँ पे रखी हुई कुछ मनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर पड़ता है और इनके बारे में पूछने पर अर्चना उन्हें बताती है कि ये मनुस्क्रिप्ट्स 700 से 800 साल पुराने हैं। दरअसल हमारे पिता एक एस्ट्रोलॉजर थे। वो जब जिंदा थे उनके पास बहुत सारे सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन भी अपना फ्यूचर देखने आते थे और उनके मौत के बाद हमने इन मनुस्क्रिप्ट्स को यहाँ पे संभाल के रखा है। हम अगर आज भी भाई कभी कभी इन्हें पढ़ लेता है, पर मुझे इन्हें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इन लोगों की बातें चल ही रही होती है तभी अरीबू की नींद खुल जाती है। फिर ध्रुव सर अरीबू को साइड में ले जाते हैं और इस केस को सॉल्व करने के लिए वो उसे पुलिस की मदद करने के लिए कहते हैं, पर अरीबू उन्हें ये कह के मना कर देता है कि उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो अरीबू को कन्विंस करने के लिए वो उसके सामने उस राज का खुलासा करते हैं कि जिसके चलते उनका एक हाथ काला पड़ गया है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। करीबन 9.5 साल पहले जब उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी तब एक दिन एक लड़का उसकी रैगिंग करता है और ठीक उसी टाइम ध्रुव सर की बेटी की दोस्त ध्रुव सर को वीडियो कॉल में लेती है और उन्हें भी ये पूरा इंसिडेंट दिखा देती है। तो ध्रुव सर उस लड़के को पहचान लेते हैं। दरअसल एक ड्रग्स के केस में वो लड़का पुलिस से फरार है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही ध्रुव सर की बेटी उस बंदे को दिखाती है कि वीडियो कॉल पे उसके पापा हैं और उसके पापा एक पुलिस वाले हैं, तो वो बंदा बिल्कुल डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और अगले ही दिन ध्रुव सर को उनकी बेटी मरी हुई मिलती है, पर उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था और फोरेंसिक के बाद उन्हें ये पता चला कि कोकेन के साथ कुछ और केमिकल मिला के उनकी बेटी के शरीर के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया गया था और उसी के चलते शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। फिर हम देखते हैं अपनी बेटी को खोने के बाद ध्रुव सर ये डिसाइड करते हैं कि इस एरिया में जितने भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उन्हें एनकाउंटर करके मार डालेंगे और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो चुन चुन के एक एक बंदे को मारते हैं
और इसी ऑपरेशन के दौरान वो जब एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को मारने जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे पहले से ही एक लाश पड़ा हुआ था और वो भी बिल्कुल काला पड़ चुका था। और ठीक तभी अचानक से एक बंदा उनके अंदर भी वो केमिकल इंजेक्ट कर देता है, पर इस टाइम वो केमिकल सही जगह पे इंजेक्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते ध्रुव सर का सिर्फ एक हाथ ही काला पड़ता है। इससे पहले कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ पाते वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इस हादसे के बाद ध्रुव सर जॉब छोड़ देते हैं। और फिर जब इतने सालों के बाद बिल्कुल उसी तरीके से रम्या को मारा गया तो ध्रुव सर इसे एक मौके की तरह देख के उस किलर को पकड़ने के लिए इस केस में फिर से जुड़ जाते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं तो ध्रुव सर से ये सब कुछ जानने के बाद अरिभू इस केस में उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं अरिभू फिर से पानी के अंदर जाता है ताकि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के मदद से फिर से उसी जगह जाके किलर को देख सके, और वो वैसा ही करता है। दरअसल वो अभी तक खूनी का चेहरा नहीं देख पाया है क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। फिर हम देखते हैं किलर अपने घर के अंदर चला जाता है, पर इससे पहले कि अरिभू भी उसके साथ घर के अंदर जा पाता उसके सामने फिर से वो उल्लू आ जाता है। और उस उल्लू को देखने के बाद पानी के अंदर जो अरिभू है उसके हार्ट बीट बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके चलते ध्रुव सर अरिभू को पानी से बाहर निकाल ले आते हैं। फिर अरिभू ध्रुव सर को बता देता है कि उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान क्या क्या देखा। तो ध्रुव सर को सब कुछ बताने के बाद अरिभू अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन ध्रुव सर जब उस एड्रेस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है, पर ध्रुव सर को वहाँ से एक कागज का टुकड़ा और एक नशीली दवाई का खाली शीशी मिलता है। उस शीशी को देख के वो समझ जाते हैं कि जरूर इस घर में कुछ इलीगल काम किया जा रहा था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं अरिभू फिर से स्विमिंग प्रैक्टिस करने जाता है, पर वो स्विमिंग प्रैक्टिस करने के बजाय फोन में कुछ चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके इंस्ट्रक्टर उसे देख लेते हैं और उसे स्विमिंग करने भेज देते हैं। और इसी दौरान अरिभू जल्दबाजी में मोबाइल फोन को अपने लॉकर में रख के उसे ऐसे ही खुला छोड़ देता है। फिर स्विमिंग के बाद अरिभू देखता है कि लॉकर से उसका मोबाइल फोन मिसिंग है। वो यहाँ के लैंड फोन से अपने नंबर पे कॉल भी करता है, पर उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। फिर वो ऐसे ही बिना फोन के अपने घर चला जाता है, पर घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है, मतलब उसकी बहन अर्चना अभी भी कॉलेज से वापस नहीं आई है। और क्योंकि अरिभू का फोन खो गया है इसीलिए वो अपने पड़ोसी के फोन से अर्चना को कॉल करता है, पर अर्चना का नंबर भी नॉट रीचेबल आता है। ये देख के अरिभू को अर्चना को लेके और टेंशन होता है। फिर वो अपने पड़ोसी से कह के उनके फोन को एक रात के लिए अपने पास रख लेता है और वो सबसे पहले इंस्पेक्टर श्रुति को कॉल करता है और उन्हें अपने बहन से रिलेटेड सब कुछ बताता है। फिर दूसरी तरफ हम अर्चना को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलने गर्ल्स हॉस्टल में गई होती है। दरअसल उस तरफ जोरदार बारिश भी हो रही होती है, जिसके चलते हॉस्टल के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करके ये बता भी नहीं पा रही है कि वो अभी कहाँ पे है। फिर वो नेटवर्क की तलाश में हॉस्टल की मेन गेट से बाहर आ जाती है और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि पुलिस को फिर से एक लड़की की लाश मिलती है और एज एन ऑडियंस हमें ये लगता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, अरिभू की बहन अर्चना की है। तो इंस्पेक्टर श्रुति को भी ऐसा ही लगता है और वो अरिभू को कॉल करके यहाँ पे बुला लेते हैं और अरिभू अपनी बहन को इस हालत में देख के फूट फूट के रोने लगता है। और तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि इस लड़की ने हिल्स पहने हुए होते हैं। फिर वो ये समझ जाता है कि ये उसकी बहन नहीं है, क्योंकि उसकी बहन को हिल्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ठीक तभी अर्चना अरिभू को कॉल करके बता देती है कि वो घर वापस आ चुकी है। फिर अरिभू यहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है और अपनी बहन को बिल्कुल सही सलामत देखता है।
फिर अर्चना अरिभू को बताती है कि असल में कल रात क्या हुआ था और क्यों उसका फोन नॉट रीचेबल था। तो अरिभू ये डिसाइड करता है कि वो एक और बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके उस खूनी का चेहरा जरूर देखेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लाश के पास से पुलिस को जो फोन मिला था, उस फोन के मदद से वो ये पता लगा लेते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है। दरअसल ये डेड बॉडी डॉक्टर शालिनी की है। दरअसल वो एक कॉस्मेटोलॉजी सर्जन थे। फिर ध्रुव सर डॉक्टर शालिनी के क्लिनिक में भी पूछताछ करते हैं, पर यहाँ पे भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और फिर हम देखते हैं वो फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन के माध्यम से फिर से उसी समय में जाता है जहाँ पे उसके सामने उल्लू आ जाने के कारण पिछली बार उसने किलर का चेहरा नहीं देख पाया था। पर इस बार वो उल्लू को अवॉइड करके किलर के पीछे पीछे उस घर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे वो उस किलर को नशे करते हुए देखता है और साथ ही साथ उसे इस कमरे में एक मैगजीन भी दिखता है। फिर थोड़ी देर बाद किलर जैसे ही अपने चेहरे से वो मास्क को हटाने जा रहा था, ठीक उसी टाइम उसे कुछ होने लगता है और इधर पानी के अंदर जो उसका शरीर था वो और ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रुक पाता है। पर इससे पहले कि अरिभू मर जाता, यहाँ पे काम करने वाला एक बंदा उसे देख लेता है और वो तुरंत उसे पानी से बाहर निकाल के अस्पताल ले जाता है। फिर हम देखते हैं अरिभू का स्विमिंग इंस्ट्रक्टर अस्पताल में आता है। वो अपने साथ अरिभू का मोबाइल भी लाया होता है और वो उस मोबाइल को पुलिस कांस्टेबल को दे देता है। इस मूवी में हमें क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर ये मोबाइल उसने उस लॉकर से क्यों लिया था। शायद उस दिन उसने ये सोचा होगा कहीं कोई इस मोबाइल को चुरा ना ले, इसीलिए वो खुद उस मोबाइल को अपने पास रख लिया। पर बाद में कुछ काम के चलते वो अरिभू को वो मोबाइल वापस करना भूल गया। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद अरिभू को होश आ जाता है और इस बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान उसने क्या क्या देखा वो सब कुछ वो ध्रुव सर को बता देता है। और उसने वहाँ पे जो मैगजीन देखा था वो उसका एक स्केच बना के ध्रुव सर को दिखाता है। फिर ध्रुव सर को याद आता है जब वो पुलिस के साथ उस कमरे की तलाशी ले रहे थे, तब वहाँ पे उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला था और वो कागज का टुकड़ा इसी मैगजीन के फ्रंट पेज का था। और जब वो रम्या की बॉयफ्रेंड से पूछताछ करने उसके ऑफिस गए थे तो उन्होंने वहाँ पे भी बिल्कुल उसी मैगजीन के फ्रंट पेज को देखा था। फिर वो तुरंत रम्या की बॉयफ्रेंड को कॉल करके उस मैगजीन के बारे में पूछते हैं। फिर वो पुलिस को बताता है कि उस कवर फोटो में जिस लड़की की फोटो है वो उसे पर्सनली जानता है। दरअसल उसने उस लड़की को एक मेडिकल स्टोर में काम करते हुए देखा था। दरअसल उस लड़की के आईज बहुत यूनिक थे, इसीलिए मैंने उसे मॉडलिंग करने की सलाह दी। पहले तो वो इसके लिए मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। फिर मेघा की फोटोज को देखने के बाद एक डायरेक्टर उसके साथ मूवी करना चाहता था और अभी हाल ही में उसने डॉक्टर शालिनी के क्लिनिक की एड के लिए फोटो शूट किया था। फिर बातों ही बातों में रम्या की बॉयफ्रेंड ध्रुव सर को ये भी बताता है कि मेघा ने उसे एक बार प्रपोज किया था और रम्या ने उस रात जो लॉकेट पहना था वो लॉकेट मुझे मेघा ने प्रपोज करते हुए गिफ्ट किया था, पर मैंने उसे मना कर दिया और उसने मेरे रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया और उसने मुझे वो लॉकेट एज ए फ्रेंड गिफ्ट किया। तो उस लॉकेट के बारे में सुनते ही ध्रुव सर रम्या की बॉयफ्रेंड से कहते हैं, पर तुमने तो मुझे कहा था कि वो लॉकेट तुम्हारे किसी दोस्त ने अमेरिका से लाया था। तो वो कहता है दरअसल उस लॉकेट को मेघा ने अमेरिका से मंगवाया था। तो मेघा के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद इंस्पेक्टर श्रुति के जरिए मेघा के ऊपर नजर रखते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उसने डॉक्टर शालिनी के लिए जो फोटो शूट किया था उन्होंने उसकी फोटो को अपने एड के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। दरअसल उसने एक मैगजीन के फ्रंट पेज पे मेघा की बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो को एडिट करके प्रिंट करवा दिया। दरअसल डॉक्टर शालिनी इस एड के जरिए ये दिखाना चाहती है कि अगर कोई उनके यहाँ से ट्रीटमेंट करेगा तो वो उन्हें भी बदसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। तो जैसे ही मेघा को इसके बारे में पता चलता है वो सबसे पहले डॉक्टर शालिनी से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर शालिनी उसे कहते हैं, देखो तुमने मेरे लिए फोटो शूट किया और जिसके बदले मैंने तुम्हें पैसे दिए और उन फोटोज को किस तरीके से यूज करना है
वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। फिर हम देखते हैं मेघा एक प्रोडक्शन हाउस में जाती है। दरअसल उसे पीवी सिंधु की बायोपिक में लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था और उसी रोल को करने के लिए उसने डॉक्टर शालिनी से अपना स्किन ट्रीटमेंट भी किया था। पर एंड मोमेंट पे आके डायरेक्टर उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इस लीड रोल में उनकी बेटी काम करे। तो मेघा डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उससे ये प्रोजेक्ट मत छीनिए, पर डायरेक्टर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो मेघा यहाँ से निराश होकर वापस जा रही होती है और तभी प्रोड्यूसर की बेटी मेघा को अपने पास बुलाती है और आज रात के पार्टी के लिए वो उसे इनवाइट करती है। फिर दूसरी तरफ हम ध्रुव सर को देखते हैं जो कि डॉक्टर शालिनी के द्वारा छपवाए गए एड को देख रहे होते हैं और कुछ देर उस फोटो को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इसे पहले भी कहीं देखा है। फिर उन्हें याद आता है कि 9.5 साल पहले उनकी बेटी के मौत के बाद जब वो सारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर का एनकाउंटर कर रहे थे और उस दौरान जब कुछ लोग वहां से बच के भागने में कामयाब हो गए थे, ये उनमें से एक है। दरअसल उस टाइम ये बहुत अलग दिखती थी। दोस्तों आपको याद होगा जब वो बंदा ध्रुव सर की बेटी को रैगिंग कर रहा था तब उसके पास एक उल्लू था और फिर वो उस उल्लू को अपने बाजू में बैठे हुए दोस्त को दे देता है और वो दोस्त ही मेघा थी। दरअसल उस दिन हुआ कुछ यूं था, वो बंदा रैगिंग करते हुए ध्रुव सर की बेटी को प्रपोज करता है और बातों ही बातों में उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस काली को पसंद करता हूँ, उसके रंग को देखो, भला मैं उसे पसंद क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। दरअसल मेघा उस लड़के से प्यार करती थी और उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे पहले अगले ही दिन ध्रुव सर की बेटी को जान से मार डालती है। और दोस्तों आपको ये भी याद होगा जब ध्रुव सर एनकाउंटर कर रहे थे तब उन्हें एक बेड के नीचे एक डेड बॉडी दिखा था। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, मेघा की बॉयफ्रेंड का था और जिस दौरान ध्रुव सर के गर्दन में भी इंजेक्शन मारा गया था तब भी उस बंदे के बाजू में मेघा ही खड़ी थी। फिर ध्रुव सर तुरंत उस पार्टी के लिए निकलते हैं जिसे प्रोड्यूसर की बेटी ने रखी है क्योंकि वो समझ जाते हैं मेघा उस प्रोड्यूसर की बेटी को भी जान से मारने वाली है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेघा ने रम्या को क्यों मारा। जैसे कि हमको ये पहले ही पता है कि रम्या की बॉयफ्रेंड को पहले मेघा ने प्रपोज किया था और उस लॉकेट को भी उसी ने दिया था। पर रम्या के बर्थडे के दिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वो लॉकेट दिया उस टाइम मेघा भी वहाँ पे मौजूद थी और वो छुप छुप के ये सब कुछ देख रही थी। दरअसल उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने जो लॉकेट इतने प्यार से उसे गिफ्ट किया था वो उस लॉकेट को किसी और को दे रहा है। इसीलिए उसी रात को उसने रम्या को जान से मार डाला। और चलिए हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो प्रोड्यूसर की बेटी के कहने पर मेघा उसकी पार्टी में आ जाती है और कुछ देर पार्टी में रहने के बाद वो बाहर चली जाती है और प्रोड्यूसर की बेटी को कॉल करके बाहर एक सुनसान जगह में बुलाती है और प्रोड्यूसर की बेटी उससे मिलने चली भी जाती है। पर इससे पहले मेघा प्रोड्यूसर की बेटी को भी वो इंजेक्शन लगा पाती, ध्रुव सर उसके ऊपर गोली चला देते हैं और मेघा वहीं पे मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।